हेलो, आप सभी को सुप्रभात। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 8 की एससीईआरटी हम करने वाले हैं और वो भी एक ही वीडियो में आपको मैराथन कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। जो क्लास 8 की एससीईआरटी भूगोल है ना, वो मैंने नहीं कराया था। क्लास 6 और 7th की एससीईआरटी मैंने करा दिया है। उसको आप लोग जाइए और वॉच करिए। और आज हम क्लास 8 की एससीईआरटी भूगोल कराएंगे, जिसमें से जिसका पहला चैप्टर है वो चैप्टर नेम है संसाधन। क्या है आपका? संसाधन। देखिए, संसाधन को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला रूप है आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव संसाधन और तीसरा है आपका मानवकृत संसाधन। ठीक है ना? ये मैं आपको बता दूं कि ये कंप्लीटली 25 पेजेस के हैं। ये ऐसे आपको 25 पेजेस के मिलेंगे। ये सब के सब आपको वन लाइनर के फॉर्म में मिलेंगे। दोबारा आपको बुक पढ़ने की इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ये मेरी गारंटी है, आपको दोबारा एससीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और पूरी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो चीज़ें सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। आप लोग बिल्कुल ध्यान लगा के देखिए, क्वेश्चन को, सारे पॉइंट को देखिए। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आपका, मैंने बोला कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार में बांटा गया है ये। तो पहला प्राकृतिक है, दूसरा आपका मानव निर्मित है और तीसरा आपका मानवकृत संसाधन है। प्राकृतिक में आपको पता है मिट्टी, भूमि, जल, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। मानव संसाधन में यानी मानव से जो भी संबंधित चीज़ें होंगी वो आएंगी। और मानवकृत का मतलब होता है जो मानव के द्वारा बनाई गई, जैसे आपके मकान हैं, कार्यालय हैं, हवाई अड्डा है, इस प्रकार की चीज़ों को मानवकृत संसाधन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है उनको भी हम अलग अलग प्रकारों में देखेंगे कैसे कैसे बांटा गया है। जिसमें से पहला देखा गया कि विकास एवं उपयोग की दृष्टि से देखा गया है। उसमें आपका वास्तविक संसाधन होता है और संभाव्य संसाधन होता है। दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर होता है। तो इसमें आपका एक जैव संसाधन होता है और एक अजैव संसाधन होता है। तीसरा मैंने पढ़ा है कि उपलब्धि के आधार पर होता है, क्या चीज उपलब्ध है, यानी नवीनीकरण और अनवीकरण। चौथा है आपका वितरण के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो वितरण में आपका सर्वत्र उपलब्ध है, ये यहाँ का स्थानिक है, मतलब लोकल है कि हर जगह अवेलेबल है, वो चीज उसके आधार पर हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधनों को। उसके बाद और भी चीजें हैं आपके इसमें, देखिए इसमें आपका निजी संसाधन में आएंगे। उसके बाद आपका राष्ट्रीय संसाधन आएगा। उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आएगा। ये भी अलग अलग पार्ट आपके होते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है कि नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है। मतलब आपको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचर में खुद से अपने आप ये चीज़ें बनती रहती हैं। फलतः यह खत्म या समाप्त नहीं होते हैं। जैसे आपका बोल दें कि सूर्य की किरणें और पवन ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट आपके सामने है, अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित हैं तथा एक बार उपयोग में आने के बाद पुनः पूर्ति में हजारों वर्ष या हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे आपका लोहा है, पेट्रोलियम है, अभ्रक इत्यादि, ये सभी के सभी अनवीकरणीय संसाधन है। तो दोनों में डिफरेंसेस पता चल गए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। ठीक है, ये सबके अलग अलग पार्ट थे, जिसमें जो नॉर्मल चीज़ें हो तो सब लोग समझ रहे हैं। वास्तविक संसाधन आप लोग पता है, संभाव्य आप लोगों को पता है। वास्तविक का मतलब जो रियल में है, संभाव्य का मतलब इनकी संभावना की जाती है। जैसे आपका मोनोजाइट वाली चीज़ मैंने बताया था, अभ्रक वाली चीज़ बताया था कि केरल में प्रकार की संभावना है, संसाधन मिलने की संभावना है। आपके जैव संसाधन का मतलब जिसमें जीवों की दृष्टि होती है, अजैव का मतलब जिसमें निर्जीव होते हैं। नवीकरणीय और नवीकरणीय बता दिए, सर्वत्र अस्थानिक आपको बता दिए, और ये चीज़ तो आपको पता ही है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। पेज नंबर 2 की तरफ आते हैं हम। अगला पॉइंट लिखा है कि समुद्र तट से दूर लगभग 19.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है ना, तो उसके अंदर पाए जाने वाले जो संसाधनों को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी समुद्र तट से लगभग 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले सभी के सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है कि 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है।
200 किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है और 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? अगला पॉइंट देखते हैं कि 19.2 किलोमीटर से लेकर के और 200 किलोमीटर तक का रेंज जो होता है ना, इस तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाने वाला जो क्षेत्र होता है वो समुद्र से 19.2 किलोमीटर से लेकर के और 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है कि विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में सूर्य प्रकाश की सालों भर अधिकता होती है, जबकि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी उपलब्धता क्रमशः घटती जाती है, जिससे वहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती है ध्रुवों पर। और विषुवतीय प्रदेशों में देखे होंगे गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर सूर्य की प्रकाश सालों भर सबसे ज्यादा पड़ती रहती है। आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है हमारा एमसीक्यू, वो भी हम वन लाइनर फॉर्म में दिए हैं आपको, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट की ज़रूरत नहीं। चैप्टर 1 का एमसीक्यू देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से प्राकृतिक संसाधन है, तो उसमें दिया है आपका भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इनमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो हवाई जहाज प्राकृतिक संसाधन नहीं है। केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? ये संभाव्य उदाहरण है। मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि ये मिलने की संभावना है। मोनोजाइट, थोरियम, इस प्रकार की चीजें क्या है? ये संभाव्य संसाधन है केरल में। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए हमको तकनीक होनी चाहिए, तकनीक का ज्ञान होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है उन चीज़ों का भी ध्यान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जाकर के संसाधन निर्माण के लिए सारी चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं। अगला चैप्टर है, देखिए ये इकाई 1 है। इकाई 1 में बहुत सारी यूनिट दी गई है आपके, तो पहला हमने पढ़ा, अब यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे इसमें। अभी तो मैंने इकाई पढ़ा है 1, चैप्टर 1 पढ़ा, और चैप्टर 1 के पार्ट हैं आपके, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा पड़ेगा आपको क्लास 8 की। इकाई 1 का क है। इकाई 1 का क में देखते हैं जो आपका चैप्टर है वो मृदा, भूमि एवं जल संसाधन है। देखते हैं पॉइंट क्या है। कह रहा है कि प्रेयरी प्रदेशों में गेहूं की खेती की जाती है। कहाँ पे? प्रेयरी प्रदेशों में गेहूं की खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश की भूमि पर रसदार फलों की खेती होती है। उसके बाद क्या कह रहा है कि चालू प्रति भूमि क्या होती है? जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो वो चालू प्रति भूमि कहलाती है। ठीक है ना? ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों की भूमि पर आपको रसदार फलों की खेती की जाती है। ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे तो आप लोग थोड़ा सा परेशान मत होइएगा कि रसदार फलों की खेती भूमध्य सागरीय प्रदेशों की भूमि पर ही होती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि पौधे अपना भोजन एवं पोषक तत्व मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पोषक तत्वों के रूप में मृदा में जो ह्यूमस होता है, वायु, जल, सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। ये सभी के सभी पोषक तत्व के रूप में मृदा में होते हैं। कौन कौन से? तो ह्यूमस हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, और छोटे छोटे जो बैक्टीरियल होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, वो सभी के सभी आपके पोषक तत्व के रूप में होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट आते हैं, अब इसमें है आपका मृदा का प्रकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मृदा के प्रकार में हम देखते हैं कौन कौन से मृदा के प्रकार हैं। तो पहला है कि उर्वरता के आधार पर, आपके उर्वरता के आधार पर 2 होते हैं, एक उर्वर होता है और एक बंजर होता है। मतलब इसको हम फर्टाइल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? अनफर्टाइल बोलते हैं। ठीक है ना? उसके बाद है कि गठन या संरचना के आधार पर मृदा को देखते हैं, तो जिसमें आपकी बलुई मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है और बादामी मिट्टी होती है। ये आपके गठन या संरचना के आधार पर मिट्टी का बंटवारा किया गया है। उसके बाद ये रंग के आधार पर किया गया है। तो रंग के आधार पर आपको पता है कि लाल रंग की मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, ये भी आपकी लाल रंग, ये आपके रंग के आधार पर। यानी मृदा को हम 3 संरचनाओं के आधार पर बांट सकते हैं। पहला उर्वरता के आधार पर, दूसरा गठन या संरचना के आधार पर और तीसरा रंग के आधार पर। मैंने देख लिया, अब आते हैं हम पॉइंट की तरफ। पॉइंट आपके सामने है कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। क्या है ये? जलोढ़ निर्मित है। और आपको पता है ये जलोढ़ निर्मित जो मैदान होते हैं वो काफी उपजाऊ यानी फर्टाइल होते हैं। ठीक है ना?
अगला पॉइंट देखते हैं हम। नवीन जलोढ़ को हम खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ को क्या कहेंगे? खादर। और जो पुराने जलोढ़ होगा उसको हम बांगर कहते हैं। यानी नए को खादर और पुराने को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। ये काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। काली मृदा एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। यानी जो काली मृदा होती है वो काली होती क्यों है? क्योंकि उसमें जो एल्यूमिनियम और लौह यौगिक होते हैं ना, वो सार्वजनिक रूप से उपस्थित होते हैं, इसलिए ये मिट्टी क्या होती है? काली होती है। ध्यान रख के चलिएगा। अगला पॉइंट है, लोहे के अंश के कारण मृदा का रंग क्या होता है? लाल होता है। जो लाल होने का रीजन ये भी है कि लोहे का अंश उसमें ही पाया जाता है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे मुझे डाउट था एससीईआरटी में, एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं नेट पे डाल करके। चलिए, इसमें डाउट की कोई संभावना नहीं है। यानी फेरिक ऑक्साइड के कारण ही आपके क्या होते हैं? मृदा के रंग लाल होते हैं। यानी फेरिक ऑक्साइड का मतलब लोहे के कारण ही, तो लौह अयस्क के कारण ही क्या होता है? मृदा का रंग लाल होता है। अगला देखते हैं कि जो तेज पौने या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में सतही अपरदन होता है, जबकि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नालिका व अवनालिका अपरदन होता है। जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे क्षुद्र नालिका या अवनालिका अपरदन होता है, जबकि तेज पौने या पानी के बहाव के कारण जो आपके मैदानी या चौरस के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सतही अपरदन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें निम्न उपाय करने चाहिए। क्या क्या करने चाहिए? सबसे बड़ी बात कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें समुच्चरेखीय खेती करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जो पर्वतीय ढलानों पर हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे पानी कटाव मृदा न कर सके, ठीक है ना। पानी से मृदा कट करके नीचे न बह सके, इसके लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे जड़ों में आकर के मजबूती बने रहे और मिट्टी को बांधे रहे। तीसरी बात है कि बंजर भूमि पर बांस लगा दें। बांस लगाने से क्या होगा? जो बंजर भूमि की जो मिट्टी काफी कमजोर हो जाती है, वो बांस के जड़ों के द्वारा वहां पर सारी की सारी जो मिट्टियां होती है ना, वो कंप्लीटली बधी रहती हैं, जिससे आपका मृदा अपरदन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और आसपास वो छाया क्षेत्र भी बना रहता है। कह रहा है कि फसल चक्र तकनीकी को अपनाना चाहिए। फसल चक्र का मतलब कि हमें किस प्रकार का फसल कब बोना है और उसमें एक के साथ एक कैसे मिक्स करके फसल को बुआई करनी है। उसके बाद कह रहा है कि खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना चाहिए। यानी जो हमारी साइंटिफिक जो मेथड है खेती करने के, उसको अपनाना चाहिए। अलग अलग तौर तरीकों को अपनाना चाहिए, जिससे हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी और उसके अपरदन को रोके रहे। जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो हम लोग देखते हैं कि जो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं उससे प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है, लेकिन मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम हो जाती है, जिससे मिट्टी हल्की होती जाती है और मृदा अपरदन उससे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जैविक खाद का प्रयोग हमें करना चाहिए। अगला पॉइंट आपके सामने है। अगला पॉइंट है कि विभिन्न महासागरों में जल की जो मात्रा होती है वो कितना कहाँ है देखते हैं। जैसे आपका प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा जल है, जैसे लगभग 50% के आसपास, मतलब इसको हम 49.9% बोल सकते हैं। यानी लगभग 50% के आसपास केवल प्रशांत महासागर में जल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है अटलांटिक महासागर में देखते हैं तो दूसरे नंबर पर लगभग 25.7% के आसपास अटलांटिक महासागर में जल की मात्रा है। और हिंद महासागर में हमारा लगभग 20.5% की मात्रा है। और आर्कटिक महासागर में लगभग 3.9% की जल मात्रा पाई जाती है। अब देखते हैं, ये तो आपके महासागरों में जल देखे कि कितनी मात्रा होती है। अब हम देखते हैं जल का बंटवारा कि हमारा जल कहाँ कितना कितना बटा हुआ है। देखिए, सबसे ज़्यादा जल आपके महासागरों में पाया जाता है। लगभग 97.3% का जो हिस्सा होता है जल का, वो महासागरों के पास होता है। उसके बाद जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं उनके पास लगभग 0.2% होता है। भूमिगत जो क्षेत्र होते हैं उनके पास 0.68% होता है। और लवणीय झील जो होती हैं, मतलब बिना खारे पानी वाली जो झील होती है, उनके पास 0.009% होता है।
वही सेम आपका समुद्री स्थलीय समुद्र और झील के पास होता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि नदियों के पास जल का वितरण कितने % होता है, तो नदियों के पास होता है 0.0000001% होता है। क्लियर है ना। अब आते हैं, अब देखिए हमारा कितना % है। स्वच्छ जल की उपलब्धता हमारे भारत में कितनी है। कह रहा कि भारत में विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है, यानी विश्व का लगभग 4% ही हम स्वच्छ जल उपलब्ध हमारे पास है। पीने की बात नहीं है, स्वच्छ जल की बात है। स्वच्छ जल में आप कपड़े भी धुलते हैं, आप खाना भी बनाते हैं, आप पानी भी पीते हैं, ये सारे में आते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं MCQ को वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं। कह रहा कि पृथ्वी के कितने % भाग पर स्थल है, तो पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, स्थल है। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है, तो विश्व में सघन जनसंख्या आपके मैदानों में मिलती है। उसके बाद है कि भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है, तो ये रखता है भू राजस्व विभाग रखता है भूमि संबंधित आंकड़े। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं, तो इसके कुल 5 वर्ग हैं। ठीक है ना। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं, तो मृदा में कुल 7 स्तर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट देख लीजिएगा। भूमि उपयोग के लिए प्रमुख 5 वर्ग हैं और मृदा के स्तर होते हैं वो 7 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 7। समुच्चरेखी खेती करना किसका उपाय है, तो ये मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है, जो आपके पर्वतीय क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है, तो आपको पता है H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसमें हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, ये संयोजन होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, मेरा नोट्स पसंद आ रहा होगा। यदि आपको मेरा नोट्स मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं, अब आते हैं हम इकाई यूनिट नंबर 1 का ख यानी बी के पार्ट की तरफ। ये क्या है, चैप्टर नंबर हमारा वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। ये भी क्वेश्चन आपके जिन भाई बहन का इन्वायरमेंटल साइंस है EVS का पोर्शन, जैसे हमारे PRT वाले भाई बहन 6 to 8 वाले भाई बहन हैं, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला यह सेशन। चलिए देखते हैं। कह रहा कि क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। क्या बोला, जब क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से वन पौधे का विकास होगा तो उसे ही हम वन कहते हैं। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य जो है वो मिजोरम है, न कि सबसे ज़्यादा। मैंने बोला 1%, यानी जितना वहाँ एरिया है, वहाँ का एरिया का सबसे ज़्यादा % भूमि वनों से आच्छादित है, वनों से ही घिरा हुआ है, वो है आपका मिजोरम। ठीक है। जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। क्या है भैया, मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। अगला पॉइंट देखते हैं कि पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले करा कि घने वनों को, जो घने वन होते हैं मतलब सघन होते हैं, उनको हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा का मतलब उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं, तो पेड़ पौधों से मिलते हैं। इसलिए जहाँ पर सघन इलाका होता है वनों का, इस प्रकार के विषुवतीय प्रदेशों को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं आपके सामने। करा कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वनों के प्रकृति में अंतर देखा जा सकता है। निचले इलाकों में पतझड़ वन, इसके ऊपर उपोष्ण सदाबहार वन एवं सबसे ऊपर अल्पाइन वन की वनस्पतियां मिलती हैं। आपको पता है अल्पाइन वन आपके पर्वतों पर मिलने वाली वनस्पतियां हैं। ठीक है ना। इसमें बोला है कि दो वनों की प्रकृति में अंतर देखते हैं। जो सबसे निचला स्तर होता है पतझड़ होता है, जिस उसके ऊपर वाला होता है उपोष्ण सदाबहार होता है, और जो सबसे ऊपर होता है वो अल्पाइन वन की आपको वनस्पतियां मिलती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। ये तो मेरी गारंटी है, आपको बुक पढ़ने की उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल मेरा आप वीडियो देख लें पूरी कंप्लीट, तो आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।
कह रहा है कि ज्वारीय वन का विकास देश के डेल्टा प्रदेशों में हुआ है, जबकि पूर्वीय तटीय भाग में ऐसे वन मिलते हैं। वहां सुंदरी जैसे मैंग्रोव या दलदली वृक्ष ही प्रधानता है। मिश्रित वन शीतोष्ण बंध के पूर्वी तटीय भाग में पाया जाता है। ठीक है, मिश्रित वन कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण जो बंध के पूर्वी तटीय भाग होता है ना, वहां पर पाया जाता है। रेड डाटा बुक, आपको पता है रेड डाटा बुक क्या होता है? जिसमें आपके जो संकटग्रस्त जीव होते हैं, आपके जो भी चीज होता है, जैसे आपके कोई भी प्राकृतिक रूप से वो चीज खत्म हो रही है, उन चीजों को रेड डाटा बुक में हम दर्ज कर देते हैं। जैसे कह रहा है कि सर्वप्रथम 1970 में ये बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान देहरादून द्वारा इसको तैयार किया गया था। कब? 1970 में, डेट याद रखिएगा, रेड डाटा बुक को तैयार किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं हम, देखते हैं इसमें क्या है। अब देखते हैं हम इसके एमसीक्यू। कह रहा कि विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इन सभी में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। रेड डाटा बुक क्या है? तो इसमें विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची होती है, मैंने बताया था, जिसका 1970 में इसको तैयार किया गया था बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान देहरादून द्वारा। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं अब। अगला पॉइंट है यूनिट नंबर 1 का आपका गो यानी सी पार्ट, जिसको हम खनिज संसाधन का नाम देते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा कि खनिजों में टैल्क सबसे मुलायम एवं हीरा सबसे कठोर होता है। कह रहा कि खनिज को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। धात्विक खनिज 2 प्रकार की होती है। ठीक है नहीं, देखते हैं। पहला होता है लौह युक्त खनिज और दूसरा होता है अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज आपको पता है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, और लौह का मतलब जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। जैसे आपका लौह युक्त में लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, टंगस्टन हो गया, इन सब की प्रकार की चीजें क्या होती हैं? आपकी लौह अयस्क में आती हैं। अलौह युक्त में देखते हैं कि जो सोना, चांदी, तीन ही प्रकार की जो सारी चीजें हैं वो लौह युक्त खनिज के अंतर्गत आती हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि लोहे की प्राप्ति के लिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट मुख्य अयस्क होती है। ये सभी के सभी लोहे की प्राप्ति के लिए प्रमुख अयस्क हैं। कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये सभी के सभी मुख्य अयस्क हैं। किसके? तो लोहे के हैं। लौह अयस्क के उत्पादन के लिए चीन का पेकी क्षेत्र, ब्राजील का मिनास गिरास, ऑस्ट्रेलिया का मिडिल बैंक श्रेणियां और रूस में आपका निजनी तागिल, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका सुपीरियर झील और जर्मनी का आपका सीजर घाटी क्षेत्र, ये सभी के सभी आपके विश्व के लौह अयस्क उत्पादन के आपके प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है ना। इसमें से ऐसा पूछ देगा कि पिंकी क्षेत्र लौह किस प्रकार का उत्पादन का क्षेत्र है? तो ये चीन का लौह अयस्क का क्षेत्र है। जैसे पूछेगा सुपीरियर झील किस प्रकार का क्षेत्र है? तो लौह अयस्क का संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र। इस प्रकार सीजर घाटी क्या है? तो यहाँ पे लौह अयस्क की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार की चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। एक बार देखने से, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। आपका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। चलिए अगला बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट है आपके सामने मैग्नीज अयस्क। करा कि इसके अयस्कों में पायरोलुसाइट और रोडोलाइट और साइलोमेलेन इत्यादि मुख्य अयस्क हैं। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नीज अयस्क का। ये अयस्क किसके हैं? तो मैग्नीज के। कौन कौन से? पायरोलाइट, पायरोलुसाइट, रोडोलाइट और आपका साइलोमेलेन, ये 3 जो है ना, ये मैग्नीज अयस्क के आपके मुख्य अयस्क हैं। जंगरोधी इस्पात बनाने में इसका उपयोग लोहा के साथ किया जाता है। यानी लोहे के साथ यदि मैग्नीज को डाला जाए तो मैग्नीज को डाला जाए तो इसके साथ हम इस्पात बना सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इसके अलावा बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग इत्यादि में भी हम मैग्नीज अयस्क का उपयोग करते हैं।
अगला पॉइंट है कि जो कीटनाशी होती है दवाओं के बनाने में भी इनका उपयोग हम करते हैं, मैग्नीज है इसका। अगला पॉइंट देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का बालाघाट है और छिंदवाड़ा क्षेत्र है वो मैग्नीज उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमने 6 पेज कंप्लीट किया है। अगला पॉइंट 7 पेज की तरफ आते हैं। अगला है तांबा। तांबा के बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व में तांबे के अयस्क में कह रहा है कि चाल जो देखिए जिसका जो अयस्क है ना उसको ध्यान में रखना है। जैसे इसका चाल्कोपाइराइट क्या है, किसका? तांबे का है। क्राइसोकोला ये भी तांबे का है। ब्रोनाइट ये भी तांबे का है। कोबालाइट ये भी तांबे का है। क्यूप्राइट ये भी तांबे का है। मालासाइट ये सभी के सभी तांबे के प्रमुख अयस्क हैं। ठीक है ना, ये विश्व में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। चाल्कोपाइराइट, क्राइसोकोला, ब्रोनाइट, कोबालाइट, क्यूप्राइट और मालासाइट। ठीक है ना, ये तांबे के अयस्क हैं। ठीक है ना, वैसे हम देख सकते हैं ये आइट वाली चीज थी और यहाँ पे हमने देखा है क्या, देखो ये भी आइट ही चीजें थी। आपको याद तो करना पड़ेगा, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, वैसे ट्रिक बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है कि तांबा उत्पादन में भारत में झारखंड के सिंह भूमि का जो क्षेत्र है, झारखंड का सिंह भूमि क्षेत्र, हजारीबाग और राजस्थान का जो खेतड़ी है वो तांबा के लिए सबसे प्रसिद्ध, आपको पता ही है। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है ये भी तांबा के लिए, और छत्तीसगढ़ का जो दुर्ग है, ये सब के सब प्रमुख क्षेत्र हैं तांबा उत्पादन के भारत में। अमेरिका का जो बुट्टा क्षेत्र है, जो कनाडा का सडबरी क्षेत्र है, चिली का चुक्की माता का पठार है, जायरे का काठांग क्षेत्र है, ये सब के सब क्या होते हैं, ये विश्व में महत्वपूर्ण है। अमेरिका का कौन सा है? बुट्टा क्षेत्र। सडबरी क्षेत्र कनाडा का है। चिली का आपका चुकी माता का पठार है और जायरे का कटांगा का क्षेत्र है। ये सब के सब तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, अभ्रक। अभ्रक का उत्पादन देखते हैं कहाँ होता है। देखिए इसके भी आपके हम जो अयस्क हैं उनको देखते हैं, अभ्रक के अयस्कों के बारे में। देखिए इसको बोलते हैं मस्कोवाइट। मस्कोवाइट को हम सफ़ेद अभ्रक के नाम से जानते हैं। बायोटाइट इसको हम काला अभ्रक के नाम से जानते हैं। और फ्लोगोपाइट ये सभी के सभी आपके अभ्रक के क्या हैं, अयस्क हैं। मस्कोवाइट, बायोटाइट और फ्लोगोपाइट। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। शादी ब्याह एवं होली के अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले रंगों तथा गुलाल में अभ्रक मिलाए जाते हैं ताकि उसमें चमक आ सके। यानी जो नहीं देखते हैं शादियों में या हम होली में रंगों का गुलाल उड़ाते हैं, उसमें अभ्रक का उत्पादन अभ्रक मिलाया जाता है। ठीक है ना। और अभ्रक जब मिलाए जाते हैं तो उसमें जो चमक होती है ना अभ्रक के कारण ही आती है। अगला पॉइंट है कि जो आयरन होता है ना, आयरन का मतलब इस्त्री जो हम प्रेस करते हैं ना कपड़े उपड़े में, जो क्वाइल लगी होती है ना वो भी अभ्रक की परत लगी रहती है। जो क्वाइल अंदर होता है जो गर्म करता है वो क्वाइल आपकी अभ्रक की होती है। भारत में अभ्रक आंध्र प्रदेश के नल्लौर क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत में देखिएगा कहाँ कहाँ पे अभ्रक है। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर क्षेत्र में, राजस्थान के जयपुर के क्षेत्र में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में और झारखंड के कोडरमा में और बिहार के मुंगेर और नवादा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में कहाँ होता है अभ्रक? मुंगेर और नवादा में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है। बॉक्साइट के बारे में पढ़ते हैं। आपका एल्युमिनियम बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। क्लियर है, सबको पता भी है। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का वाइपा क्षेत्र, ब्राजील का मिनास गिरास क्षेत्र, रूस का यूराल पर्वत का पूर्वी ढलान क्षेत्र, ये सभी के सभी बॉक्साइट के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में गुजरात का जामनगर, यहाँ पे गुज नहीं है, गुजरात का जामनगर, कच्छ एवं सूरत, तमिलनाडु का सलेम और कोयम्बटूर, जम्मू कश्मीर का पूंछ और उत्तर प्रदेश का बांदा मशहूर है। ये सभी के सभी आपके बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं भारत के क्षेत्र में। ठीक है ना। तो कच्छ एवं सूरत है, तमिलनाडु का सलेम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सलेम। ठीक है ना। कोयम्बटूर है, जम्मू कश्मीर का जो पूंछ क्षेत्र है जो हमेशा आतंकवादियों से ग्रसित होता है, अब इस समय भी वहाँ पर आक्रमण ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बांदा मशहूर है। ये सभी के सभी बॉक्साइट उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यू उनको देखते हैं। खनिज को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो खनिज को 2 प्रकार में बांट सकते हैं।
हेमेटाइट किस खनिज का है? इसका अभी आपने पढ़ा, हेमेटाइट आपका लोहा का है। और रोडोलाइट किसका खनिज का है? तो ये मैग्नीज का है। और बायोटाइट जिसको हम सफेद सोना के नाम से जानते हैं, ये आपका अभ्रक होता है। ये सब के सब एमसीक्यू। अब आते हैं हम यूनिट 1 के ही घ की तरफ, ठीक है ना, जो आपका ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन में आते हैं। ये आपका किस्म है और ये कार्बन की मात्रा है कि किस किस्म के में कितनी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जैसे आपका एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट में आपको लगभग 90% से ऊपर कार्बन की मात्रा पाई जाती है और ये माना जाता है कि सबसे अच्छी किस्म का यही होता है कोयला। ये सब के सब कोयले के उदाहरण है, ठीक है ना। उसके बाद है बिटुमिनस। बिटुमिनस में लगभग आपको 60 से लगभग 80% के कोयला का मात्रा, कार्बन की मात्रा पाई जाएगी। लिग्नाइट में आपको 50 से 70% पाया जाएगा और पीट में आपको 50% से ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट हम देखते हैं, कोयला भंडार का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में है। उसके बाद कह रहा है कि टर्शियरी कालीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, जम्मू कश्मीर में निकाला जाता है। उसके बाद पॉइंट है कि टर्शियरी युग की चट्टानों में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। टर्शियरी युग में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। और आपको बता दें कि लगभग कोयले का भंडार का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में मिलता है। लिग्नाइट का उत्पादन तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन तथा राजस्थान के गुजरात एवं राजस्थान तथा गुजरात और ये क्या है, जम्मू कश्मीर में होता है। ये लिग्नाइट का उत्पादन का क्षेत्र है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि भारत में 1866 में पहली बार पेट्रोलियम का पता चला था। कब? 1866 में। और 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल मिला। डिगबोई में पहली बार तेल कब मिला था? 1890 में। 1975 में आपको मुंबई हाई का जो तेल क्षेत्र है उसका पता चलता है, 1975 में। अगला पॉइंट हम यहाँ से देखते हैं कि भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। अरब सागर में सागर सम्राट नामक जलमंच बनाया गया है जो तेल खनन का काम करने में मदद करता है। तेल खनन का काम करने में मदद करता है। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर बेसिन के मंगला क्षेत्र में तेल निकला मिला हुआ है। कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में, वहाँ का जो मंगला क्षेत्र है वहाँ से तेल मिलने की संभावना है, यानी तेल मिलने के कुछ साक्ष्य भी मिले हुए हैं वहाँ पे। पृथ्वी के अंदर लगभग 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे, हर 32 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें एमसीक्यू देखते हैं, वो भी हम वन लाइनर के फॉर्म में। गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस प्रकार के भंडार मिलते हैं? तो गोंडवाना कालीन में कोयला मिलते हैं। कोयला का सर्वोत्तम किस्म होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें बताया कि लगभग 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सिंगरौली क्षेत्र कोयला का जो है वो आपका मध्य प्रदेश का पार्ट है। करा कि हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है? तो हुगड़ी जन में आपका पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र आपका लांबा का है और पूगा घाटी प्रसिद्ध है। तो पूगा घाटी भूताप के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर, ध्यान दीजिएगा। हुगड़ी जन पेट्रोलियम के लिए, पवन ऊर्जा लांबा संबंधित क्षेत्र है और पूगा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भूताप के लिए। अब हम आते हैं हमारा चैप्टर जाकर के, अब एक चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो भारतीय कृषि है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। देखते हैं पॉइंट हमारा, झूम खेती को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी हम जानते हैं। सॉरी, विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है इस झूम खेती को, और उनको कर्तन और दहन के नाम से जानते हैं, स्थानांतरण कृषि के भी नाम से जानते हैं। जैसे आपको बता दें कि जो वेनेजुएला में है उसको हम कोंको के नाम से जानते हैं, मलेशिया में इसको लदांग के नाम से जानते हैं, और मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में इसको रोका के नाम से जानते हैं। ये जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसको बिल्कुल ध्यान में रख के चलिएगा। ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लदांग, वेनेजुएला में कोंको, मैक्सिको में मिल्पा, ठीक है ना।
भारत में देखते हैं, भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं हम स्थानांतरण कृषि को। जैसे आंध्र प्रदेश में हम पोंडू के नाम से जानेंगे, केरल में हम कुमारी के नाम से जानेंगे, राजस्थान में हम वालरे के नाम से जानेंगे, झारखंड में हम कुरुल के नाम से जानेंगे और हिमालय क्षेत्र में हम खील के नाम से जानते हैं भारतीय कृषि में जो स्थानांतरण कृषि है उसको। अगला पॉइंट हम देखते हैं आपके सामने क्या है। एक वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसलें उगाई जाती थीं, उसे हम गहन कृषि कहा जाता था। यानी एक वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसलें उगाई जाती थीं, इस प्रकार की कृषि गहन कृषि कही जाती है। उत्तरी बिहार में मखाना, मखाना कहाँ मिलता है? बिहार के उत्तरी पार्ट में, नहीं उत्तरी बिहार में केला और तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण हैं। केला, तंबाकू, मखाना ये सब के सब कृषि के उदाहरण हैं वाणिज्यिक रूप से उत्तरी बिहार में। आपको रबी फसलें बता दें तो रबी फसलें आपके गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि हैं। अब तो कई बार पढ़ चुके इसके बारे में। रबी फसलें हैं धान, मक्का, जूट, मूंगफली। जायद फसलें हैं वो रबी एवं खरीफ के बीच का जो पार्ट का समय होता है उसमें बोई जाते हैं, जैसे आपका मई जून का महीना होता है। तरबूज, खरबूज, खीका, काकड़ और जो सब्जियां होती हैं ये आपकी जायद फसल के अंतर्गत ही आती हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि उपयोगिता के आधार पर फसलों को हम 5 भागों में बांटते हैं। जो पहला है वो खाद्य फसलें हैं, दूसरा रेशेदार फसलें हैं, तीसरा पेय फसलें हैं, चौथा बागवानी फसलें हैं और पांचवा व्यापारिक फसलें हैं। ये 5 प्रकार के भागों में हम उपयोगिता के आधार पर फसलों को बांटे हैं। अगला देखते हैं कि खाद्य फसलों में दलहन एवं तिलहन मुख्य फसलें हैं। खाद्य फसलों में कौन सा? दलहन और तिलहन मुख्य खाद्य फसलें हैं। बिहार के ताल क्षेत्र में दलहन की फसल बहुत खूब होती है, बहुत अच्छे से होती है। ताल क्षेत्र आपका पटना का आसपास का इलाका है। बिहार में कपास की खेती तो नहीं होती, लेकिन जूट काफ़ी अच्छे रूप से उगाया जाता है। जूट की खेती काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कपास की खेती जो है बिहार में नहीं होती है। बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिले में भी चाय की फसल उगाई जाती है। कहाँ पे? बिहार में चाय की खेती कहाँ होती है? तो किशनगंज और पूर्णिया का जो इलाका है वो। भारतीय कॉफी को मधुर कॉफी भी कहा जाता है। भारतीय कॉफी को हम मधुर कॉफी का नाम देते हैं। अगला पॉइंट है साग सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिका भी कहा जाता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग शुरू किया था और यहीं पर आपको पता है इन्हीं प्रदेशों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ही पार्टों में आपको हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया था। और हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस फसल पे देखा गया था? तो गेहूं पर देखा गया था। या गेहूं में हाई यील्डिंग वैरायटी की जो HYV की वैरायटी की आपकी उत्पादन था, गेहूं का वैरायटी थी, इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा था। वो एक हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव का रूप माना जाता है। किस फसल पे? गेहूं पे। और इसका व्यापक प्रभाव किस प्रदेश पे पड़ा था? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में पड़ा था, स्पेशली पंजाब और उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। उसके बाद का पॉइंट है आपके सामने कि श्री विधि तकनीक, याद रखिएगा श्री विधि तकनीक उत्तम बीज चयन की प्रक्रिया है। क्या है? उत्तम बीज की चयन की प्रक्रिया है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि जैविक खाद जीवों के अवशेष, खरपतवार, गोबर, पत्तियों, छिलकों के सड़ाकर बनाया जाता है। ये आपके जैविक खाद होता है। इसमें मिट्टी की फर्टिलिटी रेट काफ़ी दिनों तक बनी रहती है, मिट्टी उपजाऊ रहती है। लेकिन हाँ, जो हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं उससे इनमें जो प्रोडक्शन होता है, पैदावार होता है, वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन मिट्टी की उर्वरा क्षमता बनी रहती है, मिट्टी के पोषक तत्व हमेशा बने रहते हैं। ठीक है ना। मिट्टी का अपरदन कम होता है। अगला पॉइंट कि असम में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है भारत में। अगला पॉइंट है आपका कि जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है, दार्जिलिंग के हैप्पी घाटी के चाय की विश्व में सर्वाधिक मांग है। जो दार्जिलिंग का पार्ट है हैप्पी घाटी, वहाँ का जो चाय है वो विश्व में सर्वाधिक मांग है। मतलब अच्छी क्वालिटी की चाय दार्जिलिंग में होती है।
चाय बागान में काम करने वाले अधिकांश स्थानीय कछारी लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं? कछारी लोग होते हैं। अगला पॉइंट है कि चाय उत्पादन के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा जलोढ़ मिट्टी ही उपयोगी है। असम में विशेष रूप से काली चाय का उत्पादन होता है। काली चाय का उत्पादन भारत में विशेष रूप से कहाँ होता है? तो असम में होता है, और असम में ही सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है। असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर चाय उत्पादन संगठित रूप से शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूज को जाता है। किसको जाता है? रॉबर्ट ब्रूज को, जिन्होंने सर्वप्रथम 1823 ईस्वी में यहाँ के उत्पादित चाय को ब्रिटेन के बाजारों में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाजारों में क्या की? पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उसके बाद पॉइंट है, पंजाब में हरित क्रांति का वास्तविक असर हुआ था। पंजाब में क्या हुआ था? पंजाब में हरित क्रांति का वास्तविक असर हुआ था। उसके बाद है कि विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में तीव्र गति देखने को मिला, इसलिए पंजाब को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। यानी किसको पंजाब का कटोरा कहा जाता है? तो पंजाब को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। मैंने पहले बताया था कि पंजाब में हरित क्रांति का वास्तविक असर हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गेहूं के उत्पादन में हुआ था। यानी गेहूं की उत्पादन में सबसे तीव्र गति देखने को मिली थी, इसलिए पंजाब को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। इसके बाद चैप्टर को खत्म होता है, और इसमें जो वन लाइनर हैं आपके एमसीक्यू को देखते हैं कि भूमि पर अधिक जनसंख्या के दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? तो उसमें गहन निर्वाह कृषि खेती की जाती है, क्योंकि एक ही साल में अनेक प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। जूट की जो फसल बिहार में प्रमुखता होती है, तो किशनगंज और पूर्णिया के क्षेत्र में होती है जूट की फसल। कपास की खेती वैसे तो होती ही नहीं है वहाँ पे। उसके बाद है कि विस्कोमन उपलब्ध कराती है। विस्कोमन क्या उपलब्ध कराती है? विस्कोमन एक संस्था है जो किसानों को खाद्य बीज संबंधित बहुत सारी चीज़ें, जैसे यंत्र, आपके मशीनी यंत्र, इन सब की प्रकार की चीज़ें किसानों को उपलब्ध कराने का काम विस्कोमन का है। ठीक है ना? विस्कोमन एक संस्था है जो किसानों को ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आते हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। जो चैप्टर नंबर 3 है वो है उद्योग। क्या है? उद्योग। इसके बारे में पढ़ते हैं। कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना उद्योग है। क्या है? कच्चे माल को यदि अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाए तो उसी को बोलते हैं उद्योग। उद्योगों का वर्गीकरण का आधार निम्नवत है। पहला है उसको कच्चे माल के आधार पर, दूसरा पूंजी निवेश के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा प्रमुख भूमिका के आधार पर, और पांचवा है कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर। ये सब के सब आपके क्या हैं? उद्योगों का वर्गीकरण के आधार हैं। ठीक है ना? कौन कौन से हैं? कच्चे माल के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, प्रमुख भूमिका आधार पर, और कच्चे माल के तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट, भूमिका के आधार पर उद्योगों को हम 2 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कैसा। पहला है आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग में क्या होता है कि जिनके उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरा उद्योग निर्भर है, उसको हम आधारभूत उद्योग बोलेंगे। और उपभोक्ता उद्योग का मतलब जिसमें उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग। ठीक है। करेक्ट कि फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती है? फुटलूज इंडस्ट्रीज वैसे उद्योग जिसमें जितने बार भार का कच्चा माल लगता है तो तैयार माल का भार उतना ही होता है। मतलब जैसे आपका रेडीमेड वस्त्रालय है, इलेक्ट्रिक सामान है, इसमें ऐसा नहीं है ना कि आप इलेक्ट्रिक सामान आज 5 किलो खरीदे हो, कल उसको वो 1 किलो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका जो भार होगा उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना? अगला पॉइंट हम देखते हैं, जैसे माल तैयार किया जाता है वैसे कच्चा माल जो होता है वैसे ही उसका ही भार उतना ही होता है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होता। उसको बोलते हैं फुटलूज इंडस्ट्रीज। ठीक है।
अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि भारत के मुख्य औद्योगिक जो प्रदेश हैं वो मुंबई पुणे क्षेत्र है, बेंगलुरु चेन्नई है, अहमदाबाद है, बड़ोदरा सूरत क्षेत्र, नागपुर छोटा नागपुर का पठार, इस टाइप की ये औद्योगिक क्षेत्र हैं, और हुगली का क्षेत्र, ये सब के सब आपके भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं। और भी हैं। कह रहा है कि बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है लगभग 1 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की सीमा होती है। इसमें कोई हमको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं लगा, इसलिए एमसीक्यू इसमें नहीं डाला मैंने। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 के, इसमें भी पार्ट है, इसके भी यूनिट के पार्ट हैं, जिसका पहला यूनिट है आपका लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, लौह इस्पात केंद्र देखते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये सब के सब आपके लौह इस्पात केंद्र हैं। इसके कच्चे मालों में लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, मैग्नीज और जल क्या हैं, प्रमुख हैं। भारत में छोटा नागपुर के जो सटे क्षेत्र हैं, जैसे आपके छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ये उच्च कोटि के लौह अयस्क पाए जाते हैं तथा अच्छी गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला भी यहाँ पर कोककारी कोयला भी मिलता है, मतलब इस कोयले से कोक का निर्माण अच्छे रूप से हो जाता है। ये सब के सब इस क्षेत्र से निकलते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है लौह इस्पात केंद्र हैं और संबंधित आपके राज्य हैं। जैसे आपके बोकारो आपका लौह इस्पात केंद्र है। लौह इस्पात ये आपके झारखंड में है। जमशेदपुर आपको झारखंड में मिलेगा। राउरकेला आपको उड़ीसा में मिलेगा। भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, विजयनगर कर्नाटक में, सैलम आपके तमिलनाडु में, भद्रावती आपके कर्नाटक में। ये सब के सब आपके क्या हैं, तो लौह इस्पात केंद्र हैं। ठीक है ना, ये सब के सब और उनसे संबंधित जहाँ जहाँ हैं उनको मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखाया। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इस्पात का पहला कारखाना 1907 में साक्षी नामक स्थान पर प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जमशेद जी टाटा द्वारा लगाया गया था, जो वर्तमान झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के 5 किलोमीटर चौड़ी घाटी में स्थित है। कहाँ, खरकई नदी के किनारे है। जमशेद जी टाटा द्वारा लगाया गया था साक्षी नामक स्थान पर पहला इस्पात का कारखाना 1907 में। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क नोआमुंडी जो आपकी पश्चिमी सिंहभूमि का क्षेत्र है, बादाम पहाड़ एवं गुरु महिसानी जो उड़ीसा में है की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। आपको बता दें कि 50% का अकेला नोआमुंडी से ही प्राप्त होता है। ठीक है। चूना पत्थर लगभग 320 किलोमीटर दूर हाथीबारी, बिसरा तथा कटनी से आता है। डोलोमाइट पागपोश से आता है। डोलोमाइट कहाँ से आता है, तो पागपोश से आता है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि जो जमशेदपुर का संयंत्र है दक्षिण पूर्वी रेल मार्ग द्वारा कोलकाता एवं शेष भारत से जुड़ा है। बोकारो का उद्योग देखते हैं। बोकारो का उद्योग कहाँ है, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में रूस, जिसको तत्कालीन नाम सोवियत संघ था, आज रूस है, के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी बोकारो की। इस यानी बोकारो संयंत्र के लिए किरीबुरु यानी जो उड़ीसा में है से लौह अयस्क प्राप्त होता है, जो और पानी इसको दामोदर नदी से मिलता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है, पेज नंबर हम 14 पे आ गए हैं। लौह इस्पात संयंत्र हैं और स्थापना वर्ष है इसकी। ठीक है। आपके बोकारो है, ये बोकारो सेल आपके 1972 में, सहायक देश सोवियत संघ है और राज्य आपका झारखंड है। जमशेदपुर 1907 में खुला है लौह इस्पात संयंत्र, जो एक निजी है, कोई देश का सहयोग नहीं था, झारखंड राज्य में है।
उसके बाद आपका भिलाई है जो आपका 1900, ये सबके सब इस संस्थाएं हैं, ठीक है ना, सेल के द्वारा खोला गया है। 1957 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर आपको पता है पश्चिम बंगाल में है, वो 1959 में ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से खेला गया है, लगभग 1959 में है। सैलम आपको तमिलनाडु में मिलेगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि सहायक है कि निजी है, बट 1982 में इसकी स्थापना होती है। विशाखापट्टनम 1972 में होता है, एक प्रकार की निजी संस्था है ये, और ये आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम में है। भद्रावती आपको कर्नाटक में मिल जाएगा, ये भी आपका निजी है, और 1929 में इसकी स्थापना वर्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है ना, स्टैटिक टाइप के जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आपके सामने कि भारत में जो स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है, स्पंज लोहा कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, तो भारत में विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ, जो है वस्त्र उद्योग, ठीक है। इसको देखते हैं, पॉइंट में क्या दिया है कि कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सटाइल कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग एक स्वच्छंद उद्योग है, ठीक है। बिहार में भागलपुर में सिल्क के कपड़े बनते हैं। आपको टसर नाम की रेशम भी पाई जाती है, आपको भागलपुर में, आपको पता है। सिल्क के धागे कोकून से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त हो? कोकून से प्राप्त होते हैं। भारत जापान को सूत निर्यात करता है। भारत किसको? जापान को सूत निर्यात करता है। बिहार का भागलपुर रेशमी कपड़ों के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ पर प्रायः तसर सिल्क का उत्पादन होता है। मैंने बताया है आपको कि बिहार का जो भागलपुर है वो रेशमी कपड़ों के लिए व्यापार से सबसे बड़ा केंद्र था, और यहाँ पर तसर जो सिल्क होता है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर भी कहते हैं। मानचेस्टर वही इलाका होता है जो व्यापार की दृष्टि से काफ़ी धनी हो। इस चैप्टर से आपको एमसीक्यू मिलेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? तो इस टेक्सटाइल का मतलब होता है सिलना। अगला पॉइंट है कि देश में कपड़े की मिल सबसे पहले लगाई गई थी, तो मुंबई में लगाई गई थी। सिल्क प्राप्त होता है, तो सिल्क आपके कोकून से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट आपको सामने मिलेंगे, देखिए यह है आपका इकाई यानी यूनिट सी यानी गो है, उसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई नहीं था, ये सब लोग जानते हैं। इसमें जो भी पॉइंट था, पहला पॉइंट है कि इसमें पटना के गांधी मैदान स्थित बिस्कोनान भवन और रांची के सामलाग में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। कहाँ है? तो गांधी मैदान का जो स्थित बिस्कोनान भवन है और रांची में जो सामलाग में है उसमें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। पुणे पहला वाईफाई शहर है। वाईफाई शहर कौन सा है? पुणे। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है और इसे गार्डन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। अगला हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 परिवहन, ठीक है। अगला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 परिवहन, उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये 4 शहर हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को आपस में 6 लेन वाली सड़कों को जोड़ने वाला मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की सड़क श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, तथा दूसरी सड़क पूरब से पश्चिम यानी पूरब में असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक जोड़ती है, ठीक है ना। 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत हो गई। यह 6 लेन वाली सड़क होती है और सबसे छोटा जो है वो पश्चिम बंगाल में है, कोना एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई मात्र 8 किलोमीटर है, ठीक है ना। एन एक्सप्रेसवे की शुरुआत 1974 में होती है। 6 लेन वाली सड़क होती है, इसमें सबसे छोटा जो बताया गया है कि वो कोना एक्सप्रेसवे है, जो पश्चिम बंगाल में है, मात्र 8 किलोमीटर लंबा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में यहाँ दिया है
कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है उसका देखरेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला राजमार्ग 2 से जाना जाता है। जोड़ने वाला जो राजमार्ग है उसको राजमार्ग संख्या 2 से जानते हैं और इसे ही ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है या इसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। यानी ग्रैंड ट्रंक रोड राजमार्ग नंबर 2 शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। अगला पॉइंट है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, सबसे लंबा, जो वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। ये सबसे लंबा राजमार्ग है। सबसे छोटा राजमार्ग देखा जाए राष्ट्रीय राजमार्ग तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 है, जिसकी लंबाई मात्र 10 किलोमीटर है और वो पुडुचेरी में है। नेशनल हाईवे नंबर 2, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 बोलते हैं, बिहार में कैमूर से रोहतास औरंगाबाद गया होते हुए झारखंड की सीमा में प्रवेश करता है। क्लियर है ना? अगला पॉइंट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने ऊपर एक्सप्रेसवे पढ़ा था, ये हमने नेशनल हाईवे पढ़ा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों एवं देश के सीमांत क्षेत्र में सड़क बनाने तथा देखरेख की जिम्मेवारी BRO, जिसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बनाती है। जहाँ पर जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, कुल्लू मनाली, इस प्रकार में जो सड़कें हैं वहाँ पे बनी हुई हैं, उनको देख रेख आपको BRO करती है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है। गंगटोक से नाथुला दर्रा तक सड़क का निर्माण BRO कर रही है तथा इस प्रोजेक्ट का जो नाम रखा गया है वो स्वास्तिक रखा गया है। क्या रखा गया है? स्वास्तिक रखा गया है। अगला पॉइंट आपके सामने है रेल परिवहन, उसके बारे में पढ़ते हैं। रेल परिवहन देश में रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के लिए 16 मंडलों में बांटा गया है, जिसमें आपके 19वां मंडल इस समय आपके करंट डेटा में दिया गया है कि कुल टोटल 19 मंडल हैं, लेकिन अभी बुक में अपडेटेड नहीं है। बुक में 16 मंडल दिखाया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि न्यू अपडेटेड NCERT में आ जाएगा 19 मंडल। हाजीपुर में ये आपको रेशनलाइज बुक है 2023-24 का, 2023-24 की ये रेशनलाइज NCERT है। ये भी नई ही मानेंगे। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मंडल का कार्यालय है। कहाँ पे? पूर्व मध्य रेलवे का जो कार्यालय है वो हाजीपुर में है, बिहार के। 16 अप्रैल 1853, ये डेट इम्पोर्टेंट है, को मुंबई से थाड़े, कहाँ? मुंबई से थाड़े लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पहली बार तय की गई थी रेलवे के द्वारा और भारत में पहली बार रेलवे चलाई गई थी। अगला पॉइंट है पाइपलाइन परिवहन। इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन हमको नहीं मिला है, इसलिए इसकी स्किप करते हैं। अगला पॉइंट है जल परिवहन, ये इम्पोर्टेंट है। जल परिवहन, जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पश्चिम बंगाल से हल्दिया तक गंगा नदी में है। दूसरा है सदिया से घुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में। तीसरा है केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को जाता है। ये प्रकार की आपकी, ये 4 नहीं है, ये 3 है, इसमें दिया गया है। आप क्लास 8 की NCERT मैंने भूगोल कराई है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। आपको सारा राजमार्ग संख्या हमने लिख करके स्पेशली रूप से दिया हुआ है उसमें। जो भी भाई बहन क्लास 8 और 8, 9 की NCERT नहीं पढ़े हैं भूगोल की, वो चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। पटना में गंगा तट पर राजेंद्र प्रसाद अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल भी है। अगला पॉइंट है गुजरात के कच्छ में कांडला पत्तन ज्वारीय पत्तन है। अगला पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, कहाँ का? तो मुंबई का है। गोवा स्थित मार्मागोआ बंदरगाह से देश के निर्यात का आधा लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कहाँ से? मार्मागोआ से, जो गोवा का बंदरगाह है
वहां से देश का लगभग आधा हिस्सा लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोचीन पत्तन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कोचीन पत्तन कैसा है, तो ये प्राकृतिक पत्तन है, प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पत्तन चेन्नई में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पत्तन कहाँ है, तो चेन्नई में है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि भारत सरकार ने 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। कब? 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंडियन एयरलाइंस को अब इंडियन नाम से जाना जाता है। इंडियन एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है, तो इंडियन के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 तक आप कर चुके हैं, उसके सभी यूनिट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 है मानव संसाधन। पहला पॉइंट है इसका कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे देश मानव संसाधन की दृष्टि से संपन्न है क्योंकि यहाँ की आबादी अत्यधिक है। अगला पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के काल में, मतलब 1872 में जनगणना शुरू हुई थी। सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में भारत में शुरू होती है। परंतु व्यवस्थित जनगणना का मतलब हर 10 वर्ष पे जो जनगणना निरंतर रूप से होती रही है वो 1881 में शुरू होती है, रीपन के कार्यकाल से। किसके कार्यकाल से? तो लॉर्ड रीपन के कार्यकाल से आपको ये 1881 में शुरू होती है, जो प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। समझ में आया? अगला पॉइंट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इलाकों में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो इंसानों से मेल जोल नहीं रखती। इनकी जनगणना के लिए हम क्या करते हैं, तो इनकी जनगणना के लिए द्वीप के चारों ओर नाव के जरिए कमल और नारियल जैसे सामान भेजे जाते हैं। करा उसके बाद कि उनसे आकर्षित होकर जब वे पानी की तरफ आते हैं तभी उनकी जनगणना होती है। ये बहुत खतरनाक होते हैं जनजाति के पास आप जाएंगे तो आपको ही मार के खा जाएंगे। इसीलिए अंडमान निकोबार की जो जनजातियां हैं या और भी समूह की जो जनजातियां हैं जहां पर मानव नहीं जा पाता है, इंसान नहीं जा पाता है जनगणना के लिए, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं कि जो जनजाति को लुभाव ना करे, और वो लुभाव के चक्कर में आपके पास आते हैं तो वहीं से आपका क्या कर सकते हैं, आप जनगणना उनका कर सकते हैं। वैसे ड्रोन भी सुविधा हो गई है, ड्रोन के द्वारा जनगणना की जा रही है, लेकिन इनके पास ऐसे हथियार होते हैं ना, ड्रोन को भी तोड़ ताड़ देते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखते हैं भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपको पता है 1 अरब के आसपास, 1 अरब 21 करोड़ के आसपास है जनसंख्या भारत की। तो उसके बाद कह रहा है कि पुरुष की जनसंख्या जिसमें आपका दिया है कितना, 62 करोड़ 37 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 6 करोड़ 23 लाख 74 हजार है। और महिला की जनसंख्या कितनी है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 58 करोड़ ये है, और ये 62 करोड़ ये है। ठीक है ना, आपके सामने डेटा दिया हुआ है, देख सकते हैं। देश में सर्वाधिक जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती है। सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वो आपका सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक आबादी चंडीगढ़ की है, यानी चंडीगढ़ क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है, तथा सबसे कम आबादी लक्षद्वीप की है। अगला पॉइंट आपके सामने है, भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है, यानी कुल 100 में से 17.5 लोग आपके भारत में निवास करते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। अगला पॉइंट हम देखते हैं, हमने 17 पेज हो गया, 18वें पेज पे आ गए हम आपके सामने। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 25.07% है, यानी इस हिसाब से बढ़ रही है, जो 2001 से 2011 के बीच लगभग 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई है। परंतु पिछले दशक में हुई जनसंख्या की वृद्धि दर से 3.90 में कमी दर्ज की गई है।
अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या का योग कुल अमेरिका की जनसंख्या से भी अधिक है, यानी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों को मिला दिया जाए जनसंख्या तो हमारा अमेरिका के कुल जनसंख्या से भी अधिक हो जाएगा। अगला पॉइंट आपके सामने है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों में भारत की कुल आबादी की आधी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है वो 382 है। ठीक है ना, जनघनत्व कितना है, यानी पर किलोमीटर स्क्वायर पे 382 लोग भारत में रहते हैं। उसमें अलग अलग राज्यों का जनघनत्व अलग अलग है। जैसे सबसे ज़्यादा घनत्व आपके बिहार राज्य का है, यानी बिहार राज्य में सबसे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे लगभग 1102 लोग निवास करते हैं। पश्चिम बंगाल का 1029, केरल का 859, उत्तर प्रदेश का 828, हरियाणा का 573 और तमिलनाडु का 555 है। आप इनको जरूर याद रखिएगा। बिहार का जनघनत्व 1102 है। अगला पॉइंट आपके सामने, अगला पॉइंट है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है जो मात्र 17 है, यानी 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर रहते हैं। मिजोरम में लगभग 52 है और सिक्किम में लगभग 86 है। ये यहाँ के अलग अलग जनघनत्व दिया गया है, ये भी बहुत कम है। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है ये क्या कि बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जो जिला है वो शिवहर है, यानी सबसे ज़्यादा बिहार में जो निवास करने वाले लोग हैं वो शिवहर में हैं। कम एरिया में ज़्यादा लोग निवास, मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर पे आपके लोग निवास करने वाले हैं। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला वो कैमूर है, सबसे ज़्यादा शिवहर और सबसे कम कैमूर। लगभग शिवहर में 1882 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं और कैमूर में लगभग 488 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में निवास करते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, इसको याद रखे रहिए। अगला देखते हैं, मैंने क्या बताया कि बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है, शिवहर है, और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला आपका कौन सा है, तो कैमूर है। भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला आपका राज्य बिहार है और सबसे कम कौन है, तो अभी बताया कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक घनी आबादी गंगा के मध्यवर्ती मैदान भाग जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल का डेल्टा प्रदेश, केरल का तटीय भाग में मिलती है क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी है। अगला पॉइंट देखते हैं जन्म दर। क्या देखते हैं, जन्म दर, और देखते हैं मृत्यु दर क्या होता है। जन्म दर आपका प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे का जन्म होता है वो आपका क्या कहलाता है, 1000 पर जितने बच्चों का जन्म होगा जो जिंदा रहेंगे वे आपके कहलाएंगे जन्म दर। और 2011 के अनुसार 21.8 है आपका जन्म दर। मृत्यु दर का मतलब कि प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्ति मर जाते हैं, जितने बच्चे मृत्यु हो जाती है वो आपके मृत्यु दर होती है। लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 7.30 है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारक भी जन्म दर रहा है क्योंकि यह हमेशा मृत्यु दर से अधिक रहा है। मरने वाले की संख्या कम रहती है, जीवित रहने वालों की ज़्यादा, पैदा होने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। मतलब 1000 पुरुष हैं तो कितनी महिलाएं हैं वही आपका क्या कहलाएगा, लिंगानुपात कहलाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। कितना है, 943 है। और केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है जो 1084 है, मतलब पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। हरियाणा का लिंगानुपात आपके भारत में सबसे कम है जो मात्र 877 है। अगला पॉइंट आपके सामने, हम बिहार से रिलेटेड हैं डेटा, उसको देखते हैं। बिहार में लिंगानुपात 916 है, सर्वाधिक गोपालगंज में है 1015 तथा सबसे कम भागलपुर में है
और मुंगेर में है वो 879 के आसपास। ठीक है, मतलब 2 ही कम है आपके हरियाणा से। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। 7 वर्ष से ऊपर व्यक्ति जो किसी भाषा में पढ़ और लिख सकता है उन्हें हम साक्षर की श्रेणी में रखा गया है। यानी साक्षर की श्रेणी में रखने का कम से कम मिनिमम एज है वो 7 वर्ष है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है। ठीक है, कितना है? 74.04% है, जिसमें पुरुष हैं वो 82.14% हैं। महिला की साक्षरता दर 65.46% है। वहीं लड़कियों में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है जो 91.8% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में है। ठीक है ना, वो पुरुष का हो या महिला का हो। भारत में वैसे पुरुषों का 82.14% और महिलाओं का सबसे कम है 65.46% है। लड़कियों की सबसे कम साक्षरता राजस्थान में है जो लगभग 52.66% मानी जाती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम बिहार के उद्देश्य से पढ़ते हैं। बिहार में लगभग 73.39% आपके पुरुष हैं और 53.33% आपकी महिलाएं क्या हैं? तो साक्षर हैं। बिहार में साक्षरता दर आपकी लगभग 64% के आसपास है। ठीक है, सर्वाधिक आपके रोहतास में मिलेंगे, 75.59% लोग शिक्षित हैं रोहतास में, और सबसे कम पूर्णिया में है। पूर्णिया में जो 62.49% हैं। और बिहार के कुल यदि सामूहिक रूप से देखा जाए तो 64% है, जिसमें से 73.39% पुरुष हैं तो 53.33% महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जिला है रोहतास, सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया। ठीक है, अगला पढ़िए। अब आते हैं हम अगला चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो चैप्टर का नाम है एशिया। अब आते हैं हम अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा है ये चैप्टर, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिलेंगे आपको इसमें। चलिए देखते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश यानी महाद्वीप है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग 30% हिस्सा एशिया महादेश का विस्तार है। मतलब 100 में 30 हैं, 70 अलग अलग जो महाद्वीप बचे हुए हैं वो हैं। विश्व की लगभग 60% आबादी आपके एशिया में निवास करती है। एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश हैं, तथा दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर हैं। यानी प्रशांत महासागर एशिया के पूरब में और हिंद महासागर इसके दक्षिण में और आर्कटिक महासागर इसके उत्तर में है। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला हम देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। यानी रेड सी और स्वेज कैनाल जो है वो एशिया को अफ्रीका से अलग करने का काम करते हैं। यूरोप से यह यूराल पर्वतमाला द्वारा अलग होता है। यूरोप से एशिया यूराल पर्वतमाला के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। और एशिया अफ्रीका से अलग होता है लाल सागर और स्वेज नहर के द्वारा। एशिया को यूरोप से अलग करने वाले में कि डार्डेनिलस जल संधि, बास्पोरस जल संधि, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल नदी की भी भूमिका है। ये एशिया को यूरोप से अलग करने के लिए इन लोगों का भी भूमिका है। जैसे हमने बोला कि यूरोप को एशिया से अलग करने में यूराल पर्वत का है, लेकिन उसके अलावा भी ये प्रमुख प्रकार की जो जलसंधियां हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। कौन कौन से उसमें है? डार्डेनिलस, ठीक है, उसके बाद बास्पोरस, मारमारा, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल नदी, इस सब की भूमिका यूरोप को एशिया से अलग करने का है। ग्लोब पर एशिया महादेश की स्थिति देखने पर यह पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है।
भूमध्य रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। कहाँ से? भूमध्य रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। यह 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूर्व दिशा की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की ओर पार करते हुए 170 डिग्री पश्चिम देशांतर तक फैला हुआ है। ये अलग अलग इनका देशांतर और अक्षांश से विस्तार देखते हैं, अलग अलग कैसे कैसे फैले हुए हैं इनके बारे में हमने देखा। अगला पॉइंट हम देखते हैं, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तर अक्षांश, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूर्व दिशा की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की ओर पार करते हुए 170 डिग्री पश्चिम देशांतर तक फैला हुआ है। एशिया में कई प्रायद्वीपों का निर्माण हुआ है, जैसे अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप हैं जो एशिया में इनका निर्माण हुआ है। मलय प्रायद्वीप भी है, हिंद चीन प्रायद्वीप भी है, कंचटका प्रायद्वीप भी है, कोरिया प्रायद्वीप भी है। ये अलग अलग प्रायद्वीप हैं जो एशिया में इनका निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट आपके सामने कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ताइवान, श्रीलंका आदि जो बड़े बड़े द्वीप भी हैं जो मुख्यतः दक्षिण और पूरब में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने, हिमालय तथा कुनलून पर्वत श्रेणी के बीच तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार किन किन पर्वत श्रेणी के बीच में है? तो हिमालय तथा कुनलून पर्वत श्रेणी के बीच में है। और इसी तिब्बत के पठार को हम संसार की छत कहते हैं, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, और उसी को संसार की छत कहते हैं, जो हिमालय और कुनलून की श्रेणी के बीच में पाया जाता है। अगला पॉइंट आपके सामने, अगला पॉइंट देखते हैं, एशिया का उत्तर भारत का विशाल मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। क्लियर है? यानी जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। इसलिए बोलते हैं कि जो उत्तर भारत का मैदान है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। हांगहो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप से उत्तरी चीन में उपजाऊ मैदान विकसित हुए हैं। किसके नदी द्वारा? हांगहो नदी द्वारा। अगला पॉइंट है, एशिया के पश्चिम में इराक का मैदान दजला फरात नदियों के दोआब में पाया जाता है। दजला फरात नदियाँ जो मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है, ये पश्चिमी इराक में यहाँ का जो मैदान है वो दजला फरात नदियों के बीच का जो दोआब क्षेत्र होता है वो वहाँ से पाया जाता है। अगला पॉइंट, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में नीची भूमि या मैदानी भाग पाए जाते हैं। एशिया के पूरब में जापान कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इन द्वीपों की विशेषता है कि इन पर कई ज्वालामुखी के पहाड़ भी पाए जाते हैं। एशिया के पूरब में कौन है? जापान के छोटे छोटे महाद्वीप का समूह है, और इन द्वीपों की विशेषता है कि इन पर कई प्रकार की ज्वालामुखी के पहाड़ पाए जाते हैं। अब आते हैं हम जलवायु वनस्पति की तरफ। हम आ गए हैं पेज नंबर 21 की तरफ। मात्र 4 पेज और बचे हैं, आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अगला देखते हैं, एशिया के उत्तरी भाग की जलवायु अत्यंत ठंडी है। रूस स्थित वर्खोयास का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। काफ़ी ठंडा प्रदेश है ये रूस का वर्खोयास। नोट देखते हैं कि समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण समुद्र के समप्रभाव का अभाव महाद्वीपता कहलाती है। यानी समुद्र से जब अधिक दूरी होगी तो समुद्र के समप्रभाव का जो अभाव होगा वो महाद्वीपता कहलाएगा। इसमें जाड़ा अधिक ठंडा तथा गर्मी अधिक गर्म होती है। ठीक है ना? अगला पॉइंट है कि दक्षिणी पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कहाँ? दक्षिणी पूर्व एशिया में। एशिया की पूर्वी हिस्से की जलवायु समुद्र की समीपता से प्रभावित है। यहाँ गर्मी के बाद अधिक वर्षा होती है। सितंबर में यहाँ भीषण तूफान चलते हैं जिसे टाइफून का नाम देते हैं। अगला पॉइंट,
इस क्षेत्र में गर्म महासागरीय जलधारा क्यूरेशिया बहती है। क्यूराइल जलधारा ठंडी जलधारा है। दोनों जलधाराओं के मिलने से मछलियों के विकास के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। जब गर्म और ठंडी जलधारा एक साथ मिलती है तो वहाँ पर मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति मानी जाती है। वहाँ पर मछली पालन अच्छे रूप से हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि धरती और आकाश के बीच जलवायु, वनस्पति, जीव जंतुओं को सम्मिलित रूप से हम बायोम कहते हैं। एशिया का एकदम से उत्तरी भाग जो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है, वहाँ घास, काई और अन्य छोटे पौधे पाए जाते हैं। और रेंडियर यहाँ का मुख्य पशु है। रेंडियर आप देखेंगे तो हिरण के जैसे दिखाई देने वाला एक पशु है जो उत्तरी भाग टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। कोणधारी वृक्ष टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में टैगा वन क्षेत्र में मिलते हैं। टुंड्रा प्रदेश टैगा वन क्षेत्र में मिलते हैं जो कोणधारी वृक्ष होते हैं। समशीतोष्ण घास का मैदान स्टेपी घास का मैदान है। इस प्रदेश का मुख्य पशु बारहसिंघा है। इस प्रदेश का मुख्य पशु कौन सा है? बारहसिंघा है। और समशीतोष्ण घास का मैदान स्टेपी घास का मैदान कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट ही देखते हैं। एशिया के एकदम दक्षिण भाग में जहाँ विषुवत रेखीय जलवायु है, वहाँ विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं। यहाँ काफ़ी सघन, ऊंचे एवं छतरी नुमा आकार के वृक्ष पाए जाते हैं। क्या है? ये जो एशिया का जो दक्षिणी भाग है वो विषुवतीय रेखीय प्रदेश जलवायु है और वहाँ की जो विषुवत रेखीय वन होते हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सघन, ऊंचे और छतरी नुमा प्रकार के जंगल यानी वृक्ष पाए जाते हैं। अब आते हैं हम जनसंख्या की तरफ, यानी एशिया की जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण एशिया के 8 महत्वपूर्ण देशों का संगठन सार्क कहलाता है। SAARC कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, की स्थापना लगभग 1985 में हुई थी। यानी सार्क का संगठन 8 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। इसके जो सदस्य देश हैं उनको देखते हैं तो नेपाल में है तो नेपाल तो होगा ही, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी इसमें है, भूटान, अफगानिस्तान है और मालदीव इसके क्या हैं? सदस्य देश हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट, भूटान में लगभग 93% लोग भूटान में रहते हैं। ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आ रहा, इसमें कुछ मिस हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पे छोड़ देते हैं इसको। अगला पॉइंट देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया की 2/3 आबादी शहरी है। जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है ना, वो 2/3 लगभग आबादी यहाँ की क्या है? शहरी है। सांस्कृतिक विविधता के बारे में देखते हैं। सांस्कृतिक विविधता है क्या? कह रहा है कि दजला फरात, क्या है पॉइंट आपका? दजला फरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इराक, मेसोपोटामिया या सभ्यता जो इराक में है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत पाकिस्तान में है, हांगो नदी घाटी सभ्यता चीन में है, ये सभी के सभी एशिया महादेश में ही आकर के विकसित हुए। अगला पॉइंट आपको मिलेगा, एशिया महादेश यानी एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पलना भी कहा जाता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं पली हुई हैं एशिया महाद्वीप में, इसलिए सांस्कृतिक विविधता के अनुसार एशिया महाद्वीप को, एशिया महादेश को सभ्यताओं का पलना भी कहा जाता है। अब अगला हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। जो चैप्टर नंबर 7 है आपको यहाँ पे मिस किया गया है, ये कट गया है एक्चुअली। चैप्टर नंबर 7 में बता नहीं, ये न्यू चैप्टर नहीं है अभी, ये एशिया का ही पार्ट है, इसमें देखते हैं। एशिया में आपका पूर्वी एशिया है,
इसके अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया जैसे महत्वपूर्ण देश हैं। यहाँ बौद्ध धर्म और ताओवाद का भी भूमिका है। जीवन पर कन्फ्यूशियस के दर्शन का प्रभाव झलकता है। चीनी लिपि विश्व की सबसे पुरानी लिपि भी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, चीनी लिपि को विश्व का सबसे पुरानी लिपि भी कहते हैं। उसके बाद हम दक्षिणी एशिया देखते हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख जो देश हैं वो भारत है, यानी भारत दक्षिण एशिया का पार्ट है। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। ये सब के सब दक्षिण एशिया के आपके प्रमुख देश हैं। दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा उत्तरी श्रीलंका में द्रविड़ संस्कृति और भाषा पाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। इंडो आर्यन भाषा पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में बोली जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में पढ़ते हैं तो दक्षिण पूर्वी एशिया, इसके अंतर्गत म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और लाओस यहाँ पे दोबारा हो गया, ये मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये सब के सब दक्षिणी पूर्व एशिया के अंतर्गत आते हैं। ये सभी के सभी प्रदेश भारत और चीन की संस्कृति से प्रभावित हैं और यहाँ के जो धर्म हैं उससे अत्यधिक ये सभी के सभी प्रभावित हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। इस क्षेत्र की आम विशेषताओं में जो देखने को मिलती है वह मचान पर बना हुआ घर है। दूसरी विशेषता, यहाँ पर धान की खेती काफ़ी अच्छे तरीके से होती है, बहुत ज़्यादा रूप से पैदावार होता है। अब हम पश्चिमी एशिया की तरफ बढ़ते हैं तो यह क्षेत्र इस्लाम, ईसाई, जूडिज्म का ऐतिहासिक स्थल है। आज यहाँ इस्लाम धर्म की मान्यता और प्रधानता है। लगभग 90% लोग यहाँ पे मुस्लिम निवास करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 1001 अरेबियन नाइट यहाँ की अत्यंत साहित्यिक कृति है। 1001 अरेबियन नाइट ये कृति का नाम है, जो यहाँ की एक क्या है, ये साहित्यिक कृति है पश्चिमी एशिया का। अगला पॉइंट देखते हैं, मध्य एशिया के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा कि मध्य एशिया इस प्रदेश में मुख्यतः पहले के सोवियत समाजवादी गणराज्य के 5 प्रदेश सम्मिलित हैं। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। ये सब के सब मध्य एशिया के पार्ट हैं। अगला पॉइंट आपके सामने, मध्य एशिया का ऐतिहासिक महत्व सिल्क रूट के कारण बढ़ जाता है। सिल्क रूट के कारण यहाँ के साहित्यिक पर चीन, यहाँ के साहित्य पर चीन, भारत, ईरान और अरब के साहित्य का प्रभाव भी है। उत्तर पश्चिम के बारे में पढ़ते हैं। यह क्षेत्र रूस के अंतर्गत है। यह साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र है। क्या? साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे तथा खनन कार्यों से यहाँ आधुनिक जीवन शैली पर प्रभाव पड़ा है। क्लियर है ना? आधुनिक जीवन शैली पर प्रभाव पड़ा है। अगला पॉइंट, धार्मिक जीवन। क्या है ये? धार्मिक जीवन। दिल्ली में बहाई धर्म, क्या है? बहाई धर्म का एक दर्शनीय लोटस मंदिर है। लोटस मंदिर है ना, वो किस धर्म से संबंधित है? तो बहाई धर्म से संबंधित है। आज विश्व के लगभग 30% मुस्लिम दक्षिण एशिया के पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मालदीव में रहते हैं। विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों की आबादी लगभग इंडोनेशिया में है। इजराइल में यहूदी धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। अगला पॉइंट है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी ही थे। क्या थे? यहूदी थे। अफगानिस्तान में बामियान की पहाड़ियों में खुदे बुद्ध की मूर्ति बौद्ध दर्शन की व्यापकता को बताता है। उसके बाद का पॉइंट है कि फिलीपीन को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे हमेशा त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं फिलीपींस में। फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद हम कुछ पॉइंट हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उसको देखिएगा। सबसे गर्म स्थान आपका कौन सा माना जाता है? तो कुवैत मित्रावा में है।
सबसे ठंडा स्थान आपका बरखोयास साइबेरिया रूस में पड़ता है। सबसे मीठे पानी की जो झील होती है वो बैकाल झील होती है, वो आपके रूस में है। हाथियों का जो देश है वो थाईलैंड है। सबसे ऊंचा सड़क मार्ग आपका खरदुंगला जो लेह भारत में पड़ता है। उसके बाद अगला पॉइंट, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपको मासिनराम में मिलेगा। मासिनराम कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट और लास्ट चैप्टर और लास्ट पेज एक साथ, इसी के साथ ही हमारा क्लास 8 के SCRT ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं हम। चैप्टर नंबर 7 है भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आरेख के कई प्रकार होते हैं, इनमें मुख्य हैं रेखा ग्राफ जिसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं, दंड आरेख बार ग्राफ होता है, वृत्त आरेख पाई डायग्राम होता है। आंकड़ों से यदि विभिन्न वर्षों के उत्पादन का जनसंख्या को दिखाना होता है तो रेखा ग्राफ का चयन होता है। ठीक है, यानी यदि आपको कि कोई आंकड़ा दिखाना है, उसके अलग अलग वर्षों को दिखाना है, जैसे जनसंख्या को अलग अलग वर्षों में दिखाना है, तो वहां पे हम रेखा ग्राफ का चयन करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जब आंकड़ा यानी निरपेक्ष आंकड़ा कुछ देशों, फसलों, वर्षों इत्यादि का होता है, तब उस परिस्थिति में क्या करते हैं? दंड आरेख का चयन करते हैं। दंड आरेख का मतलब बार ग्राफ का चयन करते हैं। जब किसी आंकड़ों के समूह में विभिन्न देशों, राज्यों आदि को एक साथ एक ही आंकड़ा अन्य या शेष देशों या राज्यों के साथ कुल योग में होता है तो वृत्त आंकड़ा का चयन होता है। मतलब यहाँ पर 360 डिग्री बना करके हम अलग अलग डेटा को डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके हम उनको क्या करते हैं? बताते हैं। चलिए हम एक एक पढ़ते हैं। इसमें जो रेखा आरेख होता है जिसको हम लाइन ग्राफ पढ़ते हैं, इसके द्वारा भौगोलिक तत्वों यथा वर्षा, तापमान, आर्द्रता, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, उत्पादन इत्यादि को प्रदर्शित किया जा सकता है। दंड आरेख यानी बार ग्राफ होता है, यानी आयतों के रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं पहली बार, और या तो आयतों बोल सकते हैं, दंश बोल सकते हैं कि चौड़ाई लगभग समान होती है लेकिन ऊंचाई आंकड़ों के अनुसार होती है। मतलब इस प्रकार का बनाया जाता है बार ग्राफ ये, ठीक है ना, इस प्रकार का। इसकी जो ऊंचाई होती है ना, वैसे इन्फॉर्मेशन मिलते जाएंगे, इस प्रकार के बार ग्राफ बनते जाएंगे। चौड़ाई अलग अलग होती है लेकिन इनकी जो नीचे की आयत की जो चौड़ाई होती है वो समान होती है, ऊंचाई क्या होती है? अलग अलग होती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका वृत्त आरेख। क्या है? वृत्त आरेख, जिसको हम पाईग्राम यानी आप लोग मैथ पढ़ेंगे तो पाई चार्ट पढ़े होंगे, जो आपके एक सर्कुलर फॉर्म में दिखाया जाता है। कोई भी चीज़ एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री से ही हम कंपेयर करके निकालते हैं। इसके में पॉइंट दिया हुआ है, जब आंकड़ों के समूह विभिन्न इकाइयों के हिस्से को प्रदर्शित करना हो तो इसके लिए वृत्त का आरेख का उपयोग करते हैं। इसके लिए वृत्त आरेख का उपयोग करते हैं। वृत्त आरेख बनाने से पहले आंकड़ों के समूह को आरोही क्रम में लिख देते हैं। क्या करते हैं? पहले हम सबको आरोही क्रम, मतलब पहले आप क्या करेंगे? एक डायग्राम ऐसे बना लेंगे, वृत्त बनाएंगे, उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिख करके उसके बाद आप क्या करेंगे? अलग अलग चीज़ों को हम उसको एक आरोही क्रम में लिख के सजा देते हैं। सजाने के बाद सभी आंकड़ों को 360 डिग्री पर हमको दिखाना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा ये क्लास 8 की SCRT खत्म होती है। SCRT भूगोल का समापन हो गया। 6, 7, 8, 9, 10 बचता है, वो भी आएगी वीडियोस के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।